हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। हमने इससे पहले वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये वेव ऑप्टिक्स का 3rd लेक्चर है बेटा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम नेक्स्ट जो करेंगे वो पहले वाले से आगे चलेंगे। पहले हमने किया था कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं। हमने उसमें पढ़ा था कि अगर पार्ट डिफरेंस जो है वो n लैम्डा हो जाए तो मैक्सिमा, पार्ट डिफरेंस 2n+1 λ/2 हो जाए तो मिनिमा। ऐसे ही फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस है मैक्सिमा के लिए वो 2n होगा और मिनिमा के लिए 2n+1 π/2 होगा। ये मैक्सिमा की कंडीशन है, मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज, और ये मिनिमा की यानी कि डार्क फ्रिंज की कंडीशन है, ठीक है। अब हम इससे आगे चलेंगे। फ्रिंज विड्थ, दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। देखिए करना क्या है, सपोज ये 2 स्लिट हैं, ये ए ये बी। यहां से जब लाइट जाती है आगे स्क्रीन पे, तो सपोज यहां और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ये इसका मान लिया सेंट्रल पॉइंट है। यहां ये पॉइंट हम सपोज इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया यहां से जो लाइट यहां पहुंच रही है इस पॉइंट पी के ऊपर, और यहां से भी लाइट कहां जा रही है, पॉइंट पी के ऊपर। तो यहां ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी, उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि फ्रिंज विड्थ कितनी आती है। सबसे पहले ए से लेके पी तक लाइट गई, बी से लेके पी तक लाइट गई, दोनों लाइट के बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस वो कितना हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस होगा बेटा बीपी माइनस एपी। बी से लेके पी तक का पाथ बीपी, ए से लेके पी तक का पाथ एपी, दोनों के पाथ में डिफरेंस वो हो जाएगा बीपी माइनस एपी। अब अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं स्क्रीन के ऊपर, सपोज यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट से लेके और उस पॉइंट तक जहां का हम डिस्कशन कर रहे हैं उसकी दूरी x है। तो बेटा यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए ये पूरा d है, सेंटर में d/2 हो गया, ये पूरा x है, ये d/2 माइनस हुआ तो ये कितना रह गया, इट विल बी x माइनस d/2। अगर मैं इस पॉइंट को E ले लेता हूं, इस वाले को पॉइंट को F ले लेता हूं, तो मेरे पास जो PF आएगा दैट विल बी x माइनस d/2, ठीक है। सॉरी PE जो आएगा वो आएगा x माइनस d/2। इसी तरह से अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं बेटा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको सीधा ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस d/2। दैट मीन्स P से लेके F तक का डिस्टेंस हो गया x प्लस d/2, ठीक है। अब ट्रायंगल APE और ट्रायंगल BPF, ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इस वाले ट्रायंगल में AP देखें, APE वाले ट्रायंगल में AP देखें, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, आपको शायद नजर नहीं आ रही है। तो ये जो साइड है वो इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है। तो मैं कह सकता हूं कि AP स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इसी तरह से ट्रायंगल BPF में ये था ट्रायंगल APE, ऐसे ही ट्रायंगल BPF के अंदर क्या होगा बेटा, जो BP का स्क्वायर होगा वो BF स्क्वायर
प्लस पी एफ स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक सभी को क्लियर हो रहा होगा। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, मुझे चाहिए बीपी माइनस एपी, तो पहले मैं बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर करता हूं। सो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा? यहां से आ जाते हैं इस पे, तो बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर वैल्यूज रख दीजिए, बल्कि इससे पहले मैं इसकी वैल्यूज ही रख देता हूं। माइनस करने से पहले हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं ए पी स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा? ए ई डी के बराबर है, तो डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर। ऐसे ही बीपी स्क्वायर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर। ये वैल्यूज आ गई। इनको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूं। अभी आ जाएगा बेटा। मुझे क्या करना है? बीपी माइनस एपी चाहिए ना, तो इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। क्या आ जाएगा बेटा? बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर। रखो वैल्यू। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये माइनस ये रह जाएगा, यानी कि आपके पास बचेगा एक्स प्लस डी बाई 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर। ये टर्म्स आपके पास बचेंगे। तो अब हम जब इसमें x प्लस डी बाई 2 स्क्वायर है, x माइनस डी बाई 2 स्क्वायर है, आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, तो ये उसी की तरह हो गया। ये हो जाएगा, एक बार तो ऐड कर देंगे x प्लस डी बाई 2 प्लस x माइनस डी बाई 2, और एक बार माइनस कर देंगे तो x प्लस डी बाई 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस डी बाई 2। तो यहां तो बेटा डी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया x इंटू एक्स यानी कि 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा डी बाई 2 और डी बाई 2 यानी कि 2 इंटू डी बाई 2 कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया 2xd। ये आपके पास किसका रिजल्ट आया बेटा? बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर। तो बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहां पे भी आइडेंटिटी लगा देते हैं। यहां पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बन जाएगा बीपी माइनस एपी इंटू बीपी प्लस एपी, दैट इज इक्वल टू 2xd। हमें निकालना है बीपी माइनस एपी। जो पाथ में डिफरेंस है, बी से लेके जो लाइट पी तक जा रही है और जो ए से पी तक जा रही है, उसमें पाथ में डिफरेंस है बेटा बीपी माइनस एपी। तो बीपी प्लस एपी वो कितना हो जाएगा? देखिए ज्योमेट्रिकली ये डी के डबल के बराबर हो जाएगा बाय ज्योमेट्री। बीपी प्लस एपी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डबल ऑफ डी। अब जब हम इसको डबल ऑफ डी के बराबर रखेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाता है बेटा? ध्यान दो, यहां से हमारे पास आ जाता है बीपी माइनस एपी इंटू 2 ऑफ डी इज इक्वल टू 2xd। 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से बीपी माइनस एपी आ जाएगा बेटा एक्स डी बाय डी। ये आपके पास पाथ में डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जो लाइट ए से पी तक पहुंच रही है और जो बी से पी तक पहुंच रही है, उनके बीच में पाथ में जो डिफरेंस होगा वो x स्मॉल डी बाय कैपिटल टी हो जाएगा। जहां x क्या है, वो जो B पॉइंट पे एक पर्टिकुलर फ्रिंज बन रही है उसकी पोजीशन है, जो A से और B से लाइट पहुंच रही है उनके मिलने से बन रही है। हो सकता है वो सेम फेज में मिले, हो सकता है वो अपोजिट फेज में मिले। हमें पता है अगर वो सेम फेज में मिलती हैं तो वहां ब्राइट फ्रिंज बनती है,
अपोजिट फेज में मिलती है तो वहां डार्क फ्रिंज बनती है बेटा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या निकाला है, अभी सिर्फ मैंने ए से पी तक जो लाइट पहुंच रही है, जो बी से पी तक पहुंच रही है, उसमें पाथ में डिफरेंस निकाला है। अभी मैं फ्रिंज विड्थ तक नहीं पहुंचा, ये बात ध्यान रखना। यहां पे ये टॉपिक खत्म नहीं होता, अब इससे आगे चलना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं पूरा भी करा देता हूं तब भी वो कई बार यहां तक छोड़ के आ जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है बेटा। देखिए अब क्या होगा, ये जो पार्ट डिफरेंस आया है यहां से यहां x की पोजीशन है, तो ये जो पार्ट डिफरेंस एक्स डी बाय डी है, अगर ये n लैम्डा हो जाता है फॉर ब्राइट फ्रिंज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, ये अभी हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं nth ब्राइट फ्रिंज, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, तो इसको xn ले लेते हैं। xn मतलब nth पोजीशन, तो xn आ जाता है बेटा n d लैम्डा बाय d, यानी कि nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन रहेगी n d लैम्डा बाय d, जहां पे n लैम्डा क्या है, पाथ डिफरेंस है। ठीक है, अगर मान लिया हमारी जो ब्राइट फ्रिंज है वो n-1th पोजीशन वाली देखनी हो, तो x n-1 दैट विल बी n-1 d लैम्डा बाय d। और बेटा ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, इसकी पोजीशन में से इसकी पोजीशन माइनस कर दो, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, इसको मैं बीटा से शो कर रहा हूं, तो दैट विल बी xn माइनस 1, तो ये आ जाएगा n d लैम्डा बाय d माइनस n-1 d लैम्डा बाय d। ये सॉल्व करके आ जाता है बीटा इज इक्वल टू d लैम्डा बाय d। तो ब्राइट फ्रिंज जो होती है उसकी विड्थ हर एक ब्राइट की वो सेम होती है लगभग, और वो कितनी होती है, बीटा से शो करते हैं d लैम्डा बाय d। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये जो स्लिट्स हैं इनका गैप कम कर देंगे, यहां पे कर दो स्लिट, गैप कम हो गया तो उससे क्या होगा, फ्रिंज विड्थ ज्यादा हो जाएगी, और d को बढ़ा दो, इसकी जो आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे तब भी फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। और फ्रिंज विड्थ का फर्क किस पे पड़ता है, लैम्डा का। लैम्डा अगर आप बदल देते हैं, कैसे, जैसे हमें पता है कि विबग्योर होता है बेटा 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक। मान लिया आप ग्रीन लाइट यूज कर रहे हो, तब कुछ फ्रिंज की विड्थ आ रही है, अगर आप रेड लाइट यूज कर लोगे तो लैम्डा ज्यादा है, तो फ्रिंज जो है वो ज्यादा चौड़ी बनेगी। ठीक है, ये तो कहानी थी ब्राइट फ्रिंज की। अगर हम डार्क फ्रिंज का केस लेके चले, फॉर nth डार्क फ्रिंज, तो उस केस में बेटा ये पार्ट डिफरेंस है वो बदल जाएगा। क्या होगा देखते हैं अभी। फॉर nth डार्क फ्रिंज के लिए जो पार्ट डिफरेंस है वो 2n+1 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए बेटा, तो यहां से xn आ जाएगा 2n+1 d लैम्डा बाय 2 इंटू स्मॉल d। ठीक है, तो ये nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ जाती है। ऐसे ही n-1th डार्क फ्रिंज, तो यहां xn-1 कर दो, वो आ जाएगा 2 n-1 प्लस 1, मैंने क्या किया, n की जगह n-1 कर दिया, d लैम्डा बाय 2d। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल मत कर देना, कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं फिर कहते हैं सर ये तो गलत हो गया। तो अब अगर मैं डार्क की भी फ्रिंज विड्थ देखूं तो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी xn-1, तो इट विल बी 2n+1 d लैम्डा बाय 2d माइनस 2n-1 प्लस 1 d लैम्डा बाय 2d। इसको भी सॉल्व करके देखेंगे बेटा, यही आएगा, बीटा इज इक्वल टू d लैम्डा बाय d। इसका मतलब जो इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं उनकी विड्थ बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ब्राइट की विड्थ पे किस किस चीज का फर्क पड़ा था, डी का और लैम्डा का, यहां भी उसी का, क्योंकि
जो जितनी विड्थ ब्राइट फ्रिंज की होगी उतनी ही डार्क की होगी। और एक बात और, इनमें ब्राइट और डार्क के बीच में बहुत अच्छा कंट्रास्ट होता है। जो ब्राइट है वो एकदम ब्राइट है, जो डार्क है वो एकदम डार्क है। और उनकी इंटेंसिटी जो है सबकी, जितनी ब्राइट है वो सब एक जैसी ब्राइट है, जो डार्क है वो सब एक जैसी डार्क है। आगे चल के हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन, उसमें भी बेटा फ्रिंजेस बनती हैं, लेकिन उसकी फ्रिंजेस में और इसकी फ्रिंजेस में काफी फर्क होता है। ठीक है, एक बात और मैंने आपको बताई थी, जो इंटेंसिटी है वो एनर्जी से रिलेटेड होती है। तो जैसे कहीं पे ऐसे ब्राइटनेस आई हुई है और मैंने इंटरफेरेंस कर दिया, तो यहां पे जो ब्राइटनेस है इधर ब्राइट डार्क ऐसे बन जाएगा। यानी कि वही जो लाइट एनर्जी थी वो ब्राइट और डार्क की फॉर्म में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो एवरेज इंटेंसिटी होती है I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बाय 2। ये बात ध्यान रखना। यानी कि जो एवरेज इंटेंसिटी थी इससे पहले, वो अब वाली से कैसे रिलेटेड है? अब इंटेंसिटी है कहीं पे मैक्सिमम है कहीं मिनिमम है, तो एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी? I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है इंटरफेरेंस का। ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो पोजीशन थी यहां पे सेंटर में बिल्कुल, वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी। जब ऊपर मैंने कहा था यहां डार्क भी बन सकती है और ब्राइट भी। सेंटर में ब्राइट क्यों बनेगी? लेट मी रिकंस्ट्रक्ट द फिगर। देखिए, यहां से लाइट पहुंची और यहां से लाइट पहुंची, दोनों का पाथ सेम है, दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। और मैंने बताया था पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा होगा तो ब्राइट फ्रिंज, n लैम्डा में n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो जब पाथ डिफरेंस 0 होगा, जैसे इस केस में है, वहां भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो सेंटर में हमेशा मैक्सिमा बनेगा। तो सेंटर में जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम, उसके बाद फिर कम होगी तो ये मिनिमम यानी कि डार्क फ्रिंज, फिर आगे बढ़ेगी मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। तो ये बात सेंटर से ऊपर वाली फ्रिंजेस के लिए भी लागू होती है और सेंटर से नीचे वाली फ्रिंजेस के लिए भी लागू होती है। इट इज लाइक जैसे मैंने ऐसे पैटर्न बना दिया हो, तो वो पैटर्न मैं यहां पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये पैटर्न बनेगा होता है यहां मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ऐसे ही ऊपर चलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। एक बात और ध्यान दीजिए बेटा, आपको याद होगा मैंने यहां कहा था कि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर, व्हाइट लाइट यूज नहीं की जाती। क्योंकि व्हाइट लाइट से क्या होता है मैं बताता हूं। व्हाइट लाइट से जो सेंट्रल फ्रिंज है वो तो बनेगी व्हाइट, उसके ऊपर भी कलर्ड पैटर्न बनेगा और उसके नीचे भी कलर्ड पैटर्न बनेगा। सेंटर में लाइट व्हाइट क्यों आएगी? क्योंकि कोई पाथ में डिफरेंस ही नहीं है, सारी लाइट जो है वो जाके यहां मिल जाएंगी। सारी लाइट मिलेंगी तो सबका कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है बेटा? व्हाइट होता है ना। तो इसलिए सेंटर में तो व्हाइट फ्रिंज बन जाएगी, लेकिन उससे ऊपर भी और उससे नीचे भी और कलर्ड फ्रिंजेस बनेंगी। इसमें एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं, वो जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी ये थ्योरी पार्ट है इसलिए मैं वो वाली चीजें डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कुछ चीजें थोड़ी सी अलग चल के आती हैं इसमें, वो आपके एग्जाम्स में भी आई हुई हैं, तो वो मैं जब हम एनसीईआरटी वाला पार्ट करेंगे तब कवर करूंगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है बेटा हमारा कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि लगातार इंटरफेरेंस होता रहे उसके लिए कंडीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग पैटर्न हो, सारी चीजें, मतलब एक वेल डिफाइंड पैटर्न बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी हैं। देखिए, ये कंडीशंस हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, कि इंटरफेरेंस अच्छे से अच्छा हो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। देखिए, पहला पॉइंट, मैं हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो आपका फोकस जो है वो यही रहना चाहिए। पहला पॉइंट है द टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। ये चीज हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी कि जो दो सोर्सेज हम इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस या तो नहीं होना चाहिए, और अगर है तो वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि देयर मस्ट बी ए कांस्टेंट फेज रिलेशन बिटवीन द टू सोर्सेज इन विच द इंटरफेरेंस पैटर्न विल टेक प्लेस। उसके अलावा
उनका जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों सोर्स से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तब वो सोर्सेज कोहेरेंट कहलाते हैं। एक बात मैंने और बताई थी कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स जो है वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। इसका मतलब कोहेरेंट सोर्सेज के लिए जरूरी है कि जो बनाए गए हैं दो कोहेरेंट सोर्स वो एक ही सोर्स से जनरेट किए गए हों, या उन दो में से एक भी दूसरे वाले से जनरेट हुआ हो, या तो दोनों का पेरेंट एक हो या दोनों में से एक दूसरे का पेरेंट हो, ऐसा भी होता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लॉयड्स मिरर एक चीज होती है, उसमें जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस किया जाता है वो एक सोर्स लिया जाता है, उसके वर्चुअल इमेज से दूसरा सोर्स बनता है, तो एक तरह से दोनों लिंक्ड होते हैं। लिंक होंगे बेटा तभी उनके बीच में फेज रिलेशन एक जैसा रहेगा और वो कोहेरेंट कहलाएंगे। दूसरी बात, सोर्सेज शुड बी स्ट्रॉन्ग। सोर्सेज स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उनका बैकग्राउंड ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। जैसे मान लिया एक लाइट चल रही है, उसके पीछे बैकग्राउंड की रोशनी भी काफी आ रही है, तो ऐसे सोर्स से आप इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना पाएंगे। उसके लिए उस सोर्स का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, विद लीस्ट बैकग्राउंड, भी उसमें बैकग्राउंड ना हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू लाइट वेव शुड बी प्रेफरेबली इक्वल। प्रेफरेबली इक्वल कहा है, मस्ट भी इक्वल नहीं कहा। इसका मतलब अगर दो लाइट वेव्स जो आ रही हैं अलग अलग सोर्सेज से, उनका एम्पलीट्यूड इक्वल होगा तो बहुत अच्छी बात है। इक्वल नहीं होगा, इंटरफेरेंस तब भी होता है। इक्वल होने में और इक्वल ना होने में डिफरेंस क्या आएगा, लेट मी टेल यू। आपको याद होगा हमने कहा था जो आई मैक्सिमम आता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी स्केयर, और आई मिनिमम जो था दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी स्केयर। ए और बी अलग अलग हैं, तो ये हो गई मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये हो गई मिनिमम। मिनिमम जीरो नहीं होगी, यानी कि आपको ब्राइट फ्रिंज दिखेगी, डार्क फ्रिंज दिखेगी। डार्क फ्रिंज एकदम ब्लैक नहीं होगी। मान लिया रेड से हम कर रहे हैं, तो यहां ज्यादा रेड होगा, यहां थोड़ा लाइट रेड होगा, यहां ज्यादा रेड लाइट रेड, इसका मतलब हुआ डार्क फ्रिंज। लेकिन अगर ए और बी इक्वल हो जाते हैं तो यहां तो ए और ए 2a का स्केयर हो गया, यानी कि 4a स्केयर, यहां हो गया 0। इसका मतलब ब्राइट और डार्क के बीच में बहुत अच्छा कंट्रास्ट आएगा। यहां लाइट है, यहां नहीं है, यहां लाइट है, ऊपर नहीं है। मतलब पैटर्न क्या है, जैसे मैं ब्राइट और डार्क की बात कर रहा हूं, ये ब्राइट, ये डार्क, ये डार्क, ये ब्राइट, तो पहले तो क्या हो रहा था, जहां ये दोनों इक्वल नहीं थे वहां यहाँ ब्राइट है, यहाँ डार्क है, ब्राइट है, डार्क है। क्या मतलब है, ब्राइट जैसे रेड से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रेड दिख रहा है, यहां थोड़ा लाइट रेड दिख रहा है, फिर ज्यादा रेड दिख रहा है, इधर लाइट रेड दिख रहा है, ज्यादा रेड, लाइट रेड। लेकिन अगर ए और बी इक्वल हो जाते हैं तो यहां रेड है, यहां कुछ नहीं है, यहां रेड है, यहां कुछ नहीं है, तो वो कंट्रास्ट जो होगा बेटा अच्छा होगा। इसलिए कहा गया है प्रेफरेबली इक्वल। तो अगर दो जो लाइट वेव्स आ रही हैं उनके एम्पलीट्यूड बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, तो जो ब्राइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बनता है उसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, 3 पॉइंट मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या कहता है, द टू सोर्सेज शुड बी प्रेफरेबली मोनोक्रोमेटिक। ये मैंने अभी डिस्कस किया था इससे पहले वाले टॉपिक में कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लेते हैं तो जो फ्रिंज पैटर्न आता है वो सिंगल कलर में ही आ जाता है। रेड का होगा तो रेड में ही आ जाएगा, यानी कि रेड होगा, कम रेड होगा, ज्यादा रेड होगा, या फिर अगर इक्वल एम्पलीट्यूड ले रहे हैं तो या तो रेड होगा या कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं होता उसका नुकसान क्या होगा, जो फ्रिंज है ना वो सेंटर वाली तो व्हाइट बनेगी, उससे ऊपर और नीचे जो है वो कलर्ड पैटर्न बनेगा। तो अगर उससे रिलेटेड हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए अच्छा रहता है हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करें, क्योंकि उसमें फ्रिंज विड्थ जो है वो एक जैसी होगी। अब मोनोक्रोमेटिक में क्या होगा, लैम्डा सेम है बेटा, तो फ्रिंज विड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी। लेकिन अगर व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं तो व्हाइट लाइट में तो जो लैम्डा है वो 4000 से लेके 7000 तक वैरी करता है बेटा। तो इसका मतलब जो फ्रिंजेस बनेगी, रेड है उसकी विड्थ अलग बनेगी, जो ग्रीन है उसकी विड्थ अलग बनेगी, तो कोई भी कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए यूनिफॉर्मिटी जरूरी होती है बेटा। ठीक है, चलिए अब हम अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इज
कोहेरेंट सोर्सेज शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये तो हमने फॉर्मूले में पढ़ ही लिया, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी। ये दो सोर्स बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, इसका मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी वो कम हो जाएगा, डी कम होगा तो बीटा बढ़ेगा, यानी कि इससे जो फ्रिंज विड्थ होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होने के लिए दोनों सोर्सेज का क्लोज होना जरूरी है। नेक्स्ट, द टू सोर्सेज शुड बी पॉइंट सोर्स नॉट वाइड सोर्स। जो दो सोर्सेज हम ले रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनसे इंटरफेरेंस बनता है, जैसे ये सोर्स है, ये सोर्स है, इनकी विड्थ जो है मैंने यहां दिखाई है, लेकिन वो बिल्कुल पॉइंट साइज होते हैं। अगर ज्यादा बड़े होंगे तो क्या होगा, देखो एक तरह से ये वेव फ्रंट आ रहा है, वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट क्या है, एक नया लाइट सोर्स है, यहां भी वेव फ्रंट है, ये नया लाइट सोर्स है। तो अगर ये बहुत ब्रॉड हो जाता है तो बहुत सारे लाइट सोर्स हो जाएंगे, स्क्रीन पे हर दो सोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन है वो अपना इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। मान लिया ये एक सोर्स हो गया, ये दूसरा हो गया, ये एक सोर्स है, ये दूसरा है, ये एक सोर्स है, ये। तो मान लिया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वजह से तो मान लिया ब्राइट बननी चाहिए और इन दोनों की वजह से डार्क बन गई, तो वहां जो इंटेंसिटी होगी वो वेरी करेगी। दैट मीन्स एक प्रॉपर जो पैटर्न आ रहा था ब्राइट और डार्क और ब्राइट का, वो नहीं आएगा। स्क्रीन पे एक जनरल इल्यूमिनेशन आएगा। कब, अगर ये सोर्स जो है वो ब्रॉड होंगे तो, क्योंकि ब्रॉड सोर्स जो है वो कई सारे सोर्सेज बिल्कुल पास पास लगे हुए हैं, ऐसा बिहेव करेगा। दैट मीन्स अ ब्रॉड सोर्स इज इक्विवेलेंट टू सो मेनी पॉइंट सोर्सेज लाइंग side by side, and each pair of such sources will produce their own interference pattern and there will be a general illumination on the screen. इसकी वजह से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व ही नहीं होगा। तो ये छठा पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सातवें पॉइंट पे। सातवां पॉइंट है स्क्रीन डिस्टेंस शुड नॉट बी स्मॉल। वो तो हमने फॉर्मूला में पढ़ा है, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी। ये स्मॉल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होगा तो फ्रिंज विड्थ जो है वो छोटी छोटी हो जाएगी, यानी कि बहुत बारीक बारीक फ्रिंजेस बनेगी, उससे फिर आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जब भी आप इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करना चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तब जाके एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। देखिए बेटा, टॉपिक का नाम है फ्रिंज शिफ्ट। मान लिया ये स्क्रीन है, यहां से लाइट आ रही है कहीं से, और इस पॉइंट पे मान लिया फ्रिंजेस बनती हैं, ब्राइट डार्क, इस तरह से पैटर्न बन जाता है। ठीक है, अब मान लिया इस वाली लाइट के रास्ते में हमने एक माइका रख दी, वो माइका ट्रांसपेरेंट है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। मान लिया ये थिकनेस है बेटा t। तो वैसे तो बाकी पूरा रास्ता यहां से यहां चलने का और यहां से यहां चलने का सेम था, लेकिन अभी क्या हुआ, पाथ में डिफरेंस आ गया। कितना पाथ में डिफरेंस आया, मान लिया पहले इनके बीच में अगर सेम था तो इस पॉइंट पे सेंटर में मान लिया पहले जो भी था, सपोज पाथ में डिफरेंस नहीं था या था, दोनों केसेस में यहां फ्रिंज तो बनेगी ना कोई। सपोज ले लेते हैं कि पाथ डिफरेंस पहले था p, इसमें और इसमें, अब कितना और आ गया, इसने डिस्टेंस कवर किया लाइट ने इतने ही गैप में t, इसने किया nt, पाथ में डिफरेंस आ गया nt माइनस टी, यानी कि n माइनस 1 इंटू टी। दिस इज एडिशनल पाथ डिफरेंस। अब मान लिया कोई पर्टिकुलर फ्रिंज की पोजीशन यहां पे y0 थी, ठीक है, तो लाइट रे अगर यहां से यहां जाएगी सेम केस में ये माइका, तो पाथ डिफरेंस जितना भी था, अगर माइका ना होती तो मान लिया डेल्टा पी पाथ डिफरेंस था, तो y0 इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू डी लैम्डा बाय डी, क्योंकि हमने पढ़ा डेल्टा पी डी बाय डी, सॉरी हमने पढ़ा था कि जो पोजीशन होती है वो एन डी लैम्डा बाय डी होती है ब्राइट के लिए। यहां ये जो एन लैम्डा था ये पाथ डिफरेंस था, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा पी डी बाय डी,
यानी कि किसी पर्टिकुलर फ्रिंज की पोजीशन के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, डेल्टा पी डी बाई डी। तो अब नई जो पोजीशन आएगी, मान लिया उस फ्रिंज की पोजीशन वाई डैश हो जाती है, क्योंकि पहले जो फ्रिंज थी अब वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। तो मान लिया नई पोजीशन होगी यहां से यहां तक वाई डैश, तो वाई डैश हो जाएगा डेल्टा पी, इतना पार्ट डिफरेंस तो था ही, इतना और आ गया, प्लस n माइनस वन इंटू टी डी बाई डी। अब दोनों की पोजीशन में जो डिफरेंस है बेटा उसे फ्रिंज शिफ्ट बोलते हैं। तो फ्रिंज शिफ्ट क्या हो जाएगा, फ्रिंज शिफ्ट वाई डैश माइनस वाई नोट, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, दैट मीन्स डेल्टा पी प्लस एन माइनस वन इंटू टी डी बाई डी माइनस डेल्टा पी डी बाई डी। हमारे पास आ जाता है एन माइनस वन टी डी बाई डी। दिस इज फ्रिंज विड्थ, सॉरी फ्रिंज शिफ्ट। अब हमें यह भी पता है कि बीटा होता है डी लैम्डा बाई डी, तो डी बाई डी की जगह बीटा बाई लैम्डा लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, तो फ्रिंज शिफ्ट वाई डैश माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू बीटा बाई लैम्डा इंटू एन माइनस वन इंटू टी। ये फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया बेटा, ठीक है। बस अब लास्ट में चल रहे हैं हम। अभी मैं आपको इससे न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं, वो आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, मान लिया ये एक स्लिट है, उसकी विड्थ W1 है, ये दूसरी स्लिट है, उसकी विड्थ W2 है। यहां जो इसकी वजह से लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी I1, यहां लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी I2। तो जो इंटेंसिटी है वो स्लिट विड्थ से कैसे रिलेटेड होती है, लेट मी टेल यू। I1 बाय I2 इज इक्वल टू W1 बाय W2। और अगर इसका एम्पलीट्यूड A है, इसका B है, ये तो हमने पढ़ा ही है कि I1 बाय I2 क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। ध्यान रखिए ये बिना इंटरफेरेंस के है, ये कोई एक लाइट है, उसकी इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड A है, तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब जब इंटरफेरेंस हो जाता है तो या तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क। तो ब्राइट में इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो I मैक्सिमम बाय I मिनिमम, इसका रेशियो हो जाता है बेटा A प्लस बी बाय A माइनस बी पूरे का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहां पे आपका इंटरफेरेंस का थ्योरी पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम अगली जो लेक्चर करेंगे उसमें इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, और अगर आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट आपका लेक्चर की नोटिफिकेशन आएगी तो वो मिस ना हो, ठीक है। अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।